खैर, हम वापस आ गए हैं। और दो शब्द जो सुर्खियों में छाए हुए हैं वे हैं नाकाबंदी और युद्ध विराम। लेकिन शुरू करने से पहले चलिए सुनते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही के एक इंटरव्यू में इस बारे में क्या कहा। मुझे लगता है कि अगर आप इजरायलियों से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि सबसे अच्छा परिणाम एक मजबूत लेबनानी सरकार और मजबूत लेबनानी सशस्त्र बल होंगे जो हिजबुल्लाह को खत्म करने में सक्षम हों, ताकि वे इन हमलों को रोक सकें और अंततः यह सुनिश्चित कर सकें कि वे अब एक सैन्य इकाई के रूप में मौजूद न रहें। यही वह आदर्श परिणाम है जो इजरायली चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही लेबनानी भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो समस्या हमारे सामने है वो ये है कि लेबनानी सशस्त्र बलों के पास भले ही इच्छा शक्ति हो, लेकिन इस समय उनके पास पूरी क्षमता नहीं है कि वे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से उत्पन्न हो रहे सभी खतरों का सामना कर सकें। तो आपने कहा युद्ध विराम और नाकाबंदी। लेबनान में कोई भी नाकाबंदी की बात नहीं कर रहा है। नाकाबंदी ईरान के लिए है। लेबनान में युद्ध विराम है, लेकिन ये केवल एक आंशिक युद्ध विराम है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है और हिजबुल्लाह दुर्भाग्यवश इजराइल को निशाना बना रहा है, खासकर उत्तर में रहने वाले हमारे नागरिकों को। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका दायरा कुछ सीमित है, लेकिन संघर्ष जारी है। मैंने कल देखा कि इजराइल के आईडीएफ प्रवक्ता ने दक्षिणी लेबनान के शहरों के नीचे सुरंगों को उड़ाते हुए कुछ वीडियो जारी किए, जहां उन्होंने बड़े सैन्य ढांचे बनाए, जैसा हमने गाजा में देखा, जहां हमास ने नागरिक ठिकानों के नीचे सैन्य ढांचा बनाया था। पूरी दुनिया कह सकती है कि इजराइल नागरिक ढांचे को नष्ट कर रहा है, लेकिन हम असल में नागरिक ढांचे के नीचे बने सैन्य ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। ओह बिल्कुल, एम्बुलेंस वगैरह नहीं। बिल्कुल, हिजबुल्लाह और हमास की रणनीति एक जैसी है और इसमें ईरान भी शामिल है। आप इंसानी ढालों के पीछे छुपते हैं जिन्हें आप इंसानी ढाल कहते हैं। तो जब हम पर हमला होता है, जब इजराइल पर हमला होता है और वह जवाबी कार्रवाई करता है, तो वह उन ठिकानों को निशाना बनाता है जिन्हें दुनिया या इजराइल विरोधी लोग नागरिक ठिकाने कहते हैं। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए सिर्फ इन दोनों क्षेत्रों के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं। और मैं बस एक बात पर आपत्ति जताना चाहूंगी जो रूबियो ने अभी कही। भले ही रूबियो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में हैं और इस मामले में मेरी तरफ से उनके लिए कोई आलोचना नहीं है, लेकिन मुझे व्हाइट हाउस की इस मामले में भोलेपन को लेकर चिंता है। लेबनान के राष्ट्रपति वॉशिंगटन में इजरायली प्रतिनिधियों और लेबनानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। सबसे पहले ऐसा नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा नेतन्याहू से मिलने या फोन पर बात करने वाले हैं, लेकिन का इससे कोई लेना देना नहीं। लेबनान की स्थिति के लिए इजराइल को हिजबुल्लाह से ज्यादा दोषी मानते हैं। अब वॉशिंगटन से अच्छे संबंध बनाना उनके हित में है और बेशक वो नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह उनके देश में तबाही मचाए। लेकिन कोई गलतफहमी न रखे, वहाँ जो भी सौदे हो रहे हैं मुझे उनमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उन्होंने लेबनान में युद्ध विराम 3 हफ्ते और बढ़ाया, पर हमें उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं और इजराइल की वायुसेना लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रही है, लेकिन बेरूत में नहीं। तो जब ट्रंप ने कहा था शांत हो जाओ या कुछ ऐसा, तो हम दोनों ही एक साथ उनकी बात सुन भी रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं। तो रूथी, मैं भी वही तथ्य देखता हूं, पर मेरी व्याख्या ज्यादा आशावादी है। शायद ये हमारे व्यक्तित्व या इतिहास के कारण है। लेकिन लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिजबुल्लाह एक विदेशी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, कि उन्होंने लेबनान को इस युद्ध में धकेल दिया है जो लेबनान का युद्ध नहीं है। उन्होंने उन्हें गद्दार कहा है ना? ये सच है। वो हिजबुल्लाह का नाम नहीं लेते, पर सब जानते हैं किसकी बात हो रही है। अब क्या वो कभी कभी इजराइल के बारे में कुछ बुरी बातें कहते हैं? हाँ, वो ऐसा करते हैं। लेकिन उन्होंने हिजबुल्लाह की आलोचना करने और उसके निरस्त्रीकरण की मांग करने में कम से कम बयान के स्तर पर आधुनिक इतिहास के किसी भी पहले के लेबनानी नेता से ज्यादा आगे बढ़कर बात की है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें श्रेय मिलना चाहिए। दूसरी बात, और आप कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह एक हिंसक चरमपंथी आतंकवादी संगठन है। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो आप नहीं जानते, लेकिन हिजबुल्लाह ने लेबनानी नेताओं की हत्या करने में कभी परेशानी नहीं दिखाई। बशीर जुमाइल, जो इजराइल से शांति समझौता कर रहे थे, की हत्या सीरियाई लोगों ने की थी,
लेबनान में राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास है और उनका चिंतित होना सही भी है ना? उनकी चिंता करना और सतर्क रहना बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आप कह सकते हैं कि वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे या उतने निर्णायक तरीके से नहीं बढ़ रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर लेबनान के राष्ट्रपति के पास हिजबुल्लाह को एक सैन्य बल के रूप में खत्म करने का जादुई बटन होता तो वे जरूर दबाते, लेकिन उनके पास ऐसा बटन नहीं है। उन्हें एक प्रक्रिया की जरूरत है। उन्होंने राजदूतों के बीच वार्ताओं के लिए सहमति दी है। उन्होंने अब तक सहमति नहीं दी, जबकि ट्रंप ने समय से पहले ही नेतन्याहू से मिलने की घोषणा की थी, लेकिन ये जल्दी संभव नहीं दिखता। लेकिन मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहूंगा जो नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कही थी जब वे बोल रहे थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में आईडीएफ अधिकारियों से ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की सैन्य कार्रवाई को व्हाइट हाउस की मंजूरी है। उन्होंने कहा था कि लेबनानी सरकार की मंजूरी है। पर्दे के पीछे संदेश भेजे जा रहे हैं कि जब इजरायल हिजबुल्लाह पर दक्षिण में हमला करता है और उनकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करता है, जिसे वॉशिंगटन में, जैसा कि हमने रूबियो से सुना, और बेरूत में दोनों जगह मंजूरी मिली हुई है। और लेबनानी जनमत के सार्वजनिक सर्वेक्षणों में भारी बहुमत लेबनानी हिजबुल्लाह को एक सैन्य मशीन के रूप में खत्म करने का समर्थन करता है। और ये सिर्फ ईसाई समुदाय नहीं है, ये सिर्फ सुन्नी मुस्लिम समुदाय नहीं है, ये सिर्फ द्रूज समुदाय नहीं है। मैंने एक सर्वेक्षण देखा जिसमें 1/4 से 1/3 शिया मुस्लिम, जो हिजबुल्लाह का मुख्य समुदाय है, मानते हैं कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार छोड़ देने चाहिए। ओह नहीं, बिल्कुल, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि लेबनानी लोग सच में ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब सचिव रूबियो ने कहा, आप जानते हैं सेना की नीयत अच्छी है लेकिन वो कमजोर है, लेबनानी सेना। लेकिन यहीं पर मुझे इससे असहमति है। सेना में हिजबुल्लाह की पूरी घुसपैठ है और सरकार में भी हिजबुल्लाह की घुसपैठ है। मैं ये नहीं कह रही कि राष्ट्रपति हिजबुल्लाह हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही। लेकिन बात सिर्फ कमजोरी की नहीं है। और हाँ, वो सही हैं कि उन्हें अपनी हत्या की चिंता है। लेकिन ध्यान दें, मुझे पता है हम सब कहना पसंद करते हैं, क्या ये कमाल नहीं है? ये अरब नेता जो ये संकेत दे रहा है, वो नेतन्याहू से फोन पर बात तक नहीं करता था और वो हिजबुल्लाह शब्द नहीं बोलेगा। आपने कहा, हमें पता है वो किसकी बात कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ, आप सही हैं। आप मुझसे ज्यादा सहनशील हैं। मुझे लगता है कि इजराइल हमेशा अरब नेताओं के लिए बहाने बनाता है और कहता है, ओह धन्यवाद धन्यवाद, भले ही हम काम कर रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर लेबनानी सरकार की मदद कर रहा है। तो हमें नीचा दिखाने की बजाय कभी कभी धन्यवाद मिल जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन इतनी उम्मीद रखना भी ज्यादा है। तो मैं जानती हूँ कि मैं राष्ट्रपति की आभारी नहीं हूँ। हम उनकी मदद कर रहे हैं, ना कि वो हमारी। ये एक बात है। तो वैसे जहां हम ईरान की बात कर रहे हैं, ये भी ईरान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर है हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। अब एक मिनट, देखते हैं यहाँ क्या है। हमें राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट देखना है। हमेशा की तरह हमें पसंद है कि दोनों के लिए, मान लीजिए हास्य के लिए भी और गंभीरता के लिए भी। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये रहा। उन्होंने कहा, ईरान ने हमें अभी अभी सूचित किया है कि वे उद्धरण पतन की स्थिति में हैं। वे चाहते हैं कि हम होर्मुज जलडमरू मध्य जल्दी खोल दें, क्योंकि वे अपनी नेतृत्व स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे ऐसा कर पाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। तो आप उस विशेष पोस्ट की व्याख्या कैसे करते हैं? तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने इस मामले में जबरदस्त सफलता हासिल की है। उन्होंने ईरानियों के पास मौजूद हर हथियार को ले लिया है और उस हथियार को निष्क्रिय कर दिया है। जैसे पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत में, तो ईरानियों ने कहना शुरू कर दिया, ठीक है, हम नहीं आएंगे, हम चाहते हैं कि ये शर्तें पहले से मान ली जाएं, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा टेबल पर हो। और ट्रंप कहते हैं, मत आओ। दूसरे शब्दों में, ईरानी सोचते हैं कि वे दबाव बना रहे हैं, वे बहुत समझदारी से बातचीत कर रहे हैं, वे तब तक बातचीत में शामिल नहीं होंगे जब तक कुछ शर्तें उनके पक्ष में पहले से तय न हो जाएं।
उनके आने के लिए रियायतें देनी पड़ती हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं मत आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी आप उनकी हथियार जैसी चीज को बेअसर कर सकते हैं। यही हाल होर्मुज जलडमरू मध्य में भी है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी कर दो। मैंने अलग अलग विशेषज्ञों को सुना, आप जानते हैं तथाकथित विशेषज्ञ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में, कहते हुए कि ये परमाणु हथियार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु हथियार से आप एक शहर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन वे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जकड़ सकते हैं। उनके पास परमाणु हथियार से भी अहम चीज है, वे होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह कर सकते हैं। ये परमाणु हथियार से भी ताकतवर है। ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने जो चीज उन्हें हथियार लगती थी उसे उलट दिया। उन्होंने उसे उनके ही खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। और ईरान की नाकाबंदी करके, जैसे उन्होंने वेनेजुएला की नाकाबंदी की थी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अब क्यूबा की नाकाबंदी करता है ना? वो धीरे धीरे बिना सैन्य साधनों के ये कर रहा है। वो बम नहीं गिरा रहा। लेकिन क्या शासन को तकलीफ हो रही है? क्या शासन इसकी कीमत चुका रहा है? अगर शासन तेल निर्यात नहीं कर सकता और पैसे नहीं कमा सकता तो क्या वो टिकाऊ रह सकता है? ये एक रणनीति है। नाकाबंदी का असर दिखने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प रणनीति है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कभी कभी सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नाकाबंदी की यह रणनीति बहुत सफल हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी साल जनवरी की शुरुआत में आर्थिक कारणों ने ही लोगों को सड़कों पर ला दिया था। और अगर ये आर्थिक दबाव बना रहता है तो शासन अपने लोगों को वेतन नहीं दे पाएगा। वो अपने क्रांतिकारी गार्ड्स और अपनी सेना वगैरह को भी वेतन नहीं दे पाएगा। क्या ये तरीका उस परमाणु मुद्दे पर आपकी मनचाही डील पाने के लिए दबाव बनाने का हो सकता है, या आखिरकार ये शासन परिवर्तन की ओर भी ले जा सकता है? ओह हाँ, उम्मीद है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप इस रणनीति में अच्छे रहे हैं। मैं उनसे असहमत हूं जो कहते हैं कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी कोई रणनीति नहीं है। मुझे तो साफ रणनीति दिखती है। उन्होंने कभी नहीं झिझके कि वे सैन्य बल का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे। ये हैरानी की बात नहीं है, है ना? वो कह रहे हैं कि हम ये अच्छे या मुश्किल किसी भी तरीके से करेंगे, लेकिन हमें मुश्किल तरीका पसंद नहीं। और वो मूल रूप से इस्लामिक रिपब्लिक को लगातार एक संदेश देते रहते हैं। संदेश ये है, क्या अब आप तैयार हैं? अब आप अपने परमाणु हथियार छोड़ने वाले हैं। अब हम अंदर आकर या तो आपसे संवर्धित यूरेनियम लेंगे या आप खुद सौंप देंगे। ये वही संदेश बार बार आ रहा है। और हाँ, हम आपसे बात करेंगे। आप बात करना चाहते हैं? आपको हमारा नंबर पता है। ठीक है, हम बात करेंगे। पाकिस्तान में मिलना है? हम पाकिस्तान में मिलेंगे। आपको परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे और आपको संवर्धित यूरेनियम छोड़ना होगा। अब इस पूरे मामले में जो और भी दिलचस्प है वो ये है कि इजरायली हमारा नजरिया अमेरिका में रहने वाले अमेरिकियों से बहुत अलग है, जो इसे एक दूर का संघर्ष मानते हैं। और अगर वे पेट्रोल पंप पर ईंधन के दाम बढ़ती हुई देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं, जो हम सब समझ सकते हैं। आर्थिक तौर पर कीमतें बढ़ना सभी के लिए समस्या है, जिसे इजरायली अमेरिकियों से बेहतर समझते हैं, लेकिन वे बड़ी तस्वीर को नहीं देख पा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि ईरानी लोग कितने बहादुर हैं। अगर आप अमेरिका में गैस या किसी चीज के लिए $1 ज्यादा दे रहे हैं, तो सोचिए ईरानी लोगों को खाने की कमी झेलनी पड़ रही है। उनके पास इंटरनेट भी नहीं है। उनका पैसा, उनकी रियाल की कोई कीमत नहीं है। वे आतंकित हैं। उनके पास दिन के ज्यादातर समय बिजली नहीं होती और हर तरह का पानी भी नहीं मिलता। फिर भी वे अपनी हालत की शिकायत अमेरिकियों से कम करते हैं, जो ईंधन की कीमतें बढ़ने को लेकर परेशान हैं। मुझे पता है अमेरिकी नहीं समझते कि ये उनकी समस्या क्यों है, जबकि ये सभी पश्चिमी देशों के लोगों की समस्या है। हम इस पर बात कर सकते हैं, ये अलग चर्चा है, लेकिन अब हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं। हमारे लिए ये जानना मुश्किल है क्योंकि ईरान में इंटरनेट की स्थिति के कारण असल में प्रदर्शन फिर से शुरू होने वाले हैं। अब हमें नहीं पता। फिर भी ये पता करना मुश्किल है कि कौन से स्रोत भरोसेमंद है, लेकिन शासन इस पर चिंतित है। अगर शासन चिंतित है तो उसके पास जरूर जानकारी होगी कि मामला उठ रहा है। ठीक है, इंटरनेट न होने पर लोगों के लिए एक दूसरे से संवाद करना और चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होना मुश्किल है। दूसरी समस्या ये है कि उन्हें फिर से गोली लगने से नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि हमने सभी बसीज मिलिशिया और क्रांतिकारी गार्ड्स को खत्म नहीं किया है। शायद लोगों तक हथियारों की तस्करी की गई है। मुझे नहीं पता,
लेकिन हालात उबाल पर हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहने ही वाली थी, इजरायली, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जैसे जैसे हर वीकेंड करीब आता है हमें लगता है कि कोई हमला होने वाला है, क्योंकि ये जाना जाता है कि लगभग हमेशा ये वीकेंड पर ही शुरू होता है। और इसी वजह से मुझे ये बताना है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे दर्शक इस बात की परवाह करते हैं। हम ये रिकॉर्डिंग आज कर रहे हैं, आज बुधवार 29 अप्रैल है। ये ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें हम किस नज़रिए से बात कर रहे हैं जब खबरों में कुछ होता है। आप जानते हैं ईरानियों पर बहुत दबाव है और साथ ही वे कोई जादू दिखाना चाहते हैं, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर रॉकेट दागने का मकसद इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालना है। यानी वे चाहते हैं कि वॉशिंगटन और यरूशलेम आपस में लड़ें ताकि उनके खिलाफ गठबंधन टूट जाए, है ना? मुझे लगता है कि नेतन्याहू, जिनकी आलोचना उनके कुछ समर्थकों ने भी की है, लेबनान के मामले में नरम रहने और इजरायली सैन्य कार्रवाई को मुख्य रूप से दक्षिण तक सीमित रखने पर सहमत हुए हैं, है ना? लितानी नदी के दक्षिण में इसके लिए उनकी आलोचना की गई है, लेकिन मुझे लगता है लोगों को ये समझना चाहिए, इजराइल को ईरानी रणनीति के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो उसे वॉशिंगटन से अलग करने की कोशिश करती है। और यहाँ मुख्य बात ईरान है, क्योंकि अगर ईरान वाला मामला ठीक निकलता है, अगर ईरान के मोर्चे पर बात अच्छी रहती है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के युद्ध लक्ष्यों के अनुसार है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम से निपटना शामिल है। आप जानते हैं, अगर शासन सच में बदलाव करता है या फिर शासन गिर जाता है तो और भी अच्छा है। वो अपने आप लेबनान पे असर डालता है, क्योंकि अगर ईरानी समर्थन न हो तो हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं है, सही है? जैसे हमास भी ईरानी समर्थन के बिना कुछ नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है, भले ही प्रधानमंत्री दबाव बना रहे हैं, वो लेबनान पर सख्त नहीं हो रहे, मुझे लगता है कि वो सही रणनीतिक फैसला ले रहे हैं। हमेशा प्राथमिकता देना जरूरी होता है ये कहना कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान है। अगर हम ईरान के मामले को सही तरीके से संभालते हैं, सही करते हैं, तो ये अच्छा साबित होगा, ये एक जीत होगी। तो फिर हिजबुल्लाह एक छोटी समस्या है। अगर ईरान इसमें ऊपर निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा समझौता मिलता है, लेबनान में कोई अच्छा समझौता हो या कुछ और, ईरानी उस समझौते को कमजोर कर देंगे। बहुत जरूरी है कि हम ईरान में जीते। मुझे लगता है नेतन्याहू की आलोचना करने वालों की बात आप उत्तरी इजराइल के लोगों से सुनते हैं, जिन पर बमबारी हो रही है, और उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। आखिरकार एक नेता के रूप में मुझे लगता है कि वो सही फैसला ले रहे हैं। ईरान को वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच दरार डालने मत दो। खैर, इसमें मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आप जानते हैं, चलिए 1 मिनट के लिए उत्तरी इजराइल की आबादी के बारे में बात करते हैं। वे सच में बहुत परेशान हैं। और आप जानते हैं, एक इंसान के तौर पर आप और मैं दोनों जानते हैं कि आधी रात को अपने बम शेल्टर या सुरक्षित कमरे में भागना कैसा लगता है। हम जानते हैं कि वो कैसा होता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में, दक्षिणी इजराइल को छोड़कर, जब उसे गाजा से रॉकेट आ रहे थे, तब वो भी ऐसी ही स्थिति में था। उत्तर के निवासियों के पास अपने शेल्टर तक पहुंचने के लिए लगभग कोई समय नहीं होता। ऐसा नहीं है, सुनिए, मैं जानती हूँ, पजामा पहनकर भी जाऊं, मेरे पास 90 सेकंड है। सुनने में कम लगता है, पर यह काफी है। सबसे पहले आपको सायरन बजने से कुछ मिनट पहले एक पूर्व चेतावनी मिलती है, और फिर शेल्टर तक पहुंचने के लिए 1.5 मिनट मिलता है। वो समय कम लगता है, लेकिन यकीन मानिए, जूते पहनने और बम शेल्टर तक पहुंचने के लिए काफी समय है। उत्तरी इजराइल के लोग, उनमें से ज्यादातर, सभी नहीं, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं या उत्तरी इजराइल में मिसाइलें कहाँ गिर रही हैं। कुछ के पास 15 सेकंड होते हैं, कुछ के पास बिल्कुल समय नहीं होता। आप पूरे दिन बम शेल्टर में नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। होम फ्रंट कमांड ने कहा, अब वे फिर से स्कूल जा सकते हैं। मुझे आपको बताना है, माता पिता इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कहा, अच्छा तो बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं, मैं उन्हें स्कूल नहीं भेजूंगी, या जो भी हो, मैं नहीं भेजूंगी। सच बताऊं तो ये बहुत डरावना है। स्कूल बसों में बच्चे होते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदल स्कूल जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि मिसाइल कब उड़ सकती है। मुझे लगता है कि जो इजराइल या उत्तरी इजराइल में नहीं रहते, वे इस स्थिति की गंभीरता नहीं समझ सकते।
ये तो छोड़ ही दें कि उत्तरी इजराइल की आजीविका का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, जिसमें इजराइल के भीतर का पर्यटन भी शामिल है। एयरबीएनबी, रेस्टोरेंट्स, घूमने की जगहें, प्रकृति की सैर आदि कई चीजें हैं। मिसाइलें उड़ती है तो लोग वहां नहीं जाना चाहते। रेस्टोरेंट्स में कोई ग्राहक नहीं है, ऐसी तमाम बातें हैं। ये बहुत बुरा है। वे लोग वाकई परेशान हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये मुद्दा उठाया और उनकी रणनीति सही है। लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि इजराइल के लिए दक्षिणी लेबनान से निकट भविष्य में, मुझे नहीं पता, शायद दूर के भविष्य में भी पीछे हटना संभव नहीं है। तो इजराइल सरकार ने बार बार यही कहा है, हम दक्षिणी लेबनान में तब तक रहेंगे जब तक हिजबुल्ला अब कोई सुरक्षा खतरा नहीं बनता, और हम वहां रहेंगे। और जब तक हम वहां हैं, इस तथाकथित युद्ध विराम के तहत, जैसा कि मैंने अभी कहा, हम हिजबुल्ला की सैन्य बुनियादी ढांचा को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, हम एक सैन्य मशीन, एक सैन्य बुनियादी ढांचा को नष्ट कर रहे हैं जिसे उन्होंने सालों, अगर दशकों नहीं तो बनाने में लगाए हैं, और इसलिए वहां बिताया गया हर पल सार्थक है। हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। लगता है इस अभियान के बाद से 16 इजरायली सैनिक लेबनान में मारे गए हैं। युवा पुरुषों की जान के लिहाज से इसकी कीमत भारी है, लेकिन ये जरूरी है। और यहाँ मुझे लगता है कि सरकार की आलोचना, नेतन्याहू की नीति की आलोचना यही है कि वे दोनों तरफ खेल रहे हैं। वे कहते हैं आपने युद्ध विराम का वादा किया था और वे अब भी रॉकेट दाग रहे हैं। ये सच है। इजराइल पर युद्ध विराम की सीमाएं समझे, पर इससे इजराइल की कार्रवाई और हिजबुल्ला के जवाबी हमले बंद नहीं होते। एक बार फिर, अब ये युद्ध भौगोलिक रूप से परिभाषित हो गया है, मूल रूप से लितानी नदी के दक्षिण और इजराइल के सुदूर उत्तर में, सही है? अगर आप उत्तर में हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम का वादा किया था, तो शायद आपको निराशा हो रही है। दूसरी ओर, उत्तर में बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें काम पूरा करना चाहिए, उन्हें कभी भी युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। तो उनकी आलोचना युद्ध विराम के लिए भी होती है और युद्ध विराम के लिए सहमत होने के लिए भी होती है, सही है? जो लोग उनकी आलोचना करते हैं वे कई मायनों में दोनों ही बातें चाहते हैं, और शायद इस बिंदु पर हमें अब वो शुरू करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, यानी इजरायली आंतरिक राजनीति के बारे में थोड़ा बात करना, क्योंकि इजराइल में 6 महीने या उससे भी कम समय में चुनाव होने वाले हैं और हम सच में इजराइल में चुनावी चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सोचा इस शो में हम हमेशा ईरान, हमास, हिजबुल्ला और अमेरिका इजराइल संबंध जैसे बड़े भू राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन शायद अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हर हफ्ते हम अपने पॉडकास्ट का अंत इजराइल में चल रही राजनीतिक घटनाओं पर थोड़ी चर्चा करके करेंगे। और इस हफ्ते हमारे पास कुछ ऐसा था, कम से कम मीडिया के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण था। शायद आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बता सकते हैं कि इस हफ्ते इजराइल में राजनीतिक रूप से क्या हुआ। ठीक है, और वैसे भी जो और भी दिलचस्प है वो ये है कि जिस समय हमारे चुनाव इजराइल में होने वाले हैं, उसके लगभग 1 महीने बाद या उससे भी कम समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके मिड टर्म चुनाव शुरू हो रहे हैं। और ये दिलचस्प क्यों है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान, लेबनान, गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसका दोनों पर असर पड़ेगा। मैं मान रही हूँ, ठीक है। भले ही बहुत से अमेरिकी विदेश नीति के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन ये सभी अमेरिकियों के लिए सच नहीं है। बहुत से अमेरिकी विदेश नीति पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका उन पर असर पड़ता है। होर्मुज, जलडमरू मध्य की नाकाबंदी, ये सारी चीजें अमेरिकियों और इजरायलियों को प्रभावित करती हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका इन चुनावों के नतीजों पर क्या असर पड़ता है। तो आपने मुझसे पूछा था कि इस हफ्ते क्या हुआ। वो एक तरह का बड़ा धमाका था। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि कम से कम मेरी राय में उसका असर फीका पड़ गया है ना। विपक्ष के नेता याइर लापिड ने नफ्ताली बेनेट के साथ हाथ मिला लिया, जो बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने और लापिड दोनों ने ही इजराइल में मौजूदा सरकार से ठीक पहले वाली सरकार में बारी-बारी से प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने टुगेदर बेअखद नाम की एक पार्टी बनाई है, यानी एक साथ। इस पार्टी की घोषणा पर नफ्ताली बेनेट ने कहा कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे और लापिड के साथ पद साझा नहीं करेंगे। दिलचस्प ये है कि वे अपनी पार्टी का परिचय देने खड़े हुए और मंच पर, आप जानते हैं, वे दोनों एक दूसरे के बगल में 2 लेक्टर्न के पीछे खड़े थे। और नफ्ताली बेनेट ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, याइर लापिड और मैं अपनी राजनीति पर सहमत नहीं हैं
और यही वजह है कि ये अच्छा है। इसलिए ये अच्छा है कि हम एक ही पार्टी में साथ हैं। उनका मानना था कि हम बटा हुआ समाज हैं और ये दरारें भर देगा। ये अमेरिकी संस्करण जैसा है, जैसे हम कहते हैं कि हम दलगत खेमों से ऊपर उठकर साथ आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? असल में नफ्ताली बेनेट ने इजरायलियों के लिए इससे भी ज्यादा प्रभावशाली संदेश या छवि पेश की। उन्होंने कहा कि ये ऐसे है जैसे सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हों। कुछ वामपंथी है, कुछ दक्षिणपंथी, लेकिन सब एक टीम की तरह लड़ते हैं। राजनीति में हम यही ला रहे हैं। मैं और याइर लापिड, बेनेट ने कहा, हर बात पर सहमत नहीं है। हम देश हित में ये गठबंधन बना रहे हैं, ये अच्छा विचार है। मुझे लगता है, और मैं हमेशा राजनीति को देखता हूं और हितों को देखता हूं, मैं इसे गठबंधन के रूप में देखता हूं। एक और ये एकजुट कर रहा है दो महत्वपूर्ण लोगों को जो एंटी नेतन्याहू खेमे का हिस्सा है। और लैपिड ने नफ्ताली बेनेट के अधीन नंबर 2 बनने के लिए सहमति जताई है। तो दूसरे शब्दों में विचार ये है कि अब आपके पास प्रधानमंत्री के लिए 2 स्पष्ट उम्मीदवार होंगे, या तो नेतन्याहू या बेनेट। आपको लगता है इससे विपक्ष को ऊर्जा मिलेगी? लेकिन अब तक हुए सर्वेक्षणों में जब दोनों अलग थे तो उनके पास केनेस्ट में ज्यादा सीटें थीं बजाय एक साथ होने के। और इसका कारण यह है कि जो लोग बेनेट को पसंद करते हैं वे लैपिड को पसंद नहीं करते, इसलिए वे संयुक्त सूची के लिए वोट नहीं करेंगे। और जो लोग लैपिड को पसंद करते हैं वे बेनेट को पसंद नहीं करते और वे भी संयुक्त सूची के लिए वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कुछ सीटें खो दी। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि बहुत सारे गंभीर राजनीतिक विश्लेषणों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था या कोई वास्तविक राजनीतिक विकल्प नहीं था, क्योंकि लापिड के आंकड़े हाल के महीनों में सभी सर्वेक्षणों में बहुत खराब थे। हाँ, क्या मैं यह इस पॉडकास्ट पर कह सकता हूं? मुझे लगता है कि हाँ। मेरे ख्याल से उसके पास वर्तमान कैनेसेट में 23 या 24 सीटें हैं और वो सर्वे में एकल अंक में आ रहा था। कुछ सर्वेक्षणों में वो न्यूनतम सीमा भी नहीं पार कर पाए थे, लेकिन अब वो विपक्ष के नेता हैं और संसद में उनका बड़ा प्रतिनिधित्व है। लेकिन उनकी पार्टी ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी आपदा का सामना कर रही थी, और इसलिए उनका किसी के साथ एकजुट होने की जरूरत बहुत बहुत ज्यादा थी। और बेनेट के आंकड़े काफी ज्यादा थे, लेकिन उनके आंकड़े नीचे जा रहे थे, वो गिरावट की ओर बढ़ रहे थे। आइजनकॉट ने उन्हें चुनौती दी थी। आज हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पर विपक्ष में एक और व्यक्ति हैं जो कुछ सर्वेक्षणों में लैपिड से आगे निकल चुके हैं। मुझे कहना चाहिए बेनेट। और इन्हीं कारणों से दोनों ने अधिकतम लाभ उठाया, क्योंकि इजराइल में हमारे सिस्टम के अनुसार आपको चुनावी फंडिंग उतनी ही मिलती है जितने आपके पास निवर्तमान कैसेट में सदस्य होते हैं। तो बेनेट को इस पार्टी येश अतीद लापिड की पार्टी का वित्तीय समर्थन और लॉजिस्टिक समर्थन मिलता है, जिसमें एक संरचना है, पैसा है और बाकी सब कुछ है। और लापिड को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सैद्धांतिक रूप से उससे कहीं ज्यादा वोट ला सकता है जितना वह खुद ला सकता था। और इसलिए आप वास्तव में कह सकते हैं कि चूंकि दोनों ही कमजोर थे, या जितना वे उम्मीद कर रहे थे उससे भी कमजोर थे, उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। सही है। लोगों के लिए इसे स्पष्ट कर दूं, याइर लापिड विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के बाद केनेसेट में उनकी पार्टी के सबसे अधिक सीटें थीं। ठीक वैसे ही विपक्ष का नेता दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से होता है। वो सर्वेक्षणों में फिसल रहे थे, असली सीटों में नहीं। अब ये अहम है क्योंकि बेनेट के पास कोई सीट नहीं है। बेनेट, जब आप कहते हैं कि उनके आंकड़े ऊंचे हैं, तो आप सर्वेक्षणों की बात कर रहे हैं। बेनेट ने हमेशा सर्वेक्षणों में असल मतदान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ कहना चाहूंगी, ये बहुत चतुर रूपक था कि दो लोग एक टैंक में हैं, उनकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हैं, फिर भी वे साथ काम करते हैं। ये एक बढ़िया, अब जानते हैं मैं कहूंगी, रूपक है, लेकिन ये सटीक नहीं है। और ये सटीक नहीं है क्योंकि टैंक में बैठे वे लोग किसी और की नीति का पालन कर रहे हैं। उनके पास सेना का चीफ ऑफ स्टाफ है, वे एक ही मोर्चे पर हैं, वे युद्ध के साथी हैं। मुझे वो शब्द इस्तेमाल करना पसंद नहीं है क्योंकि वो एक बहुत वामपंथी संगठन के लिए है, लेकिन वे युद्ध में साथी हैं, जैसा कि होना चाहिए। उन्हें बस ये जानना है कि कौन वफादार और कौन लड़ाकू है। राजनीति जानना जरूरी नहीं। राजनीति में राजनेता नीतियां बनाते हैं, और इसलिए अगर आपके विचार अलग हैं तो ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। किसकी नीति मान लीजिए जीतने वाली है,
तो ये एक बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अजीब है कि इज़राइल में अलग-अलग पोलस्टरों के सर्वेक्षणों में, उनके आंकड़ों में नेतन्याहू अन्य पार्टियों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अलग-अलग है। कुछ टीवी चैनल्स जो खास पोलस्टरों का इस्तेमाल करते हैं, उनके सर्वे में नेतन्याहू बेनेट से काफी नीचे हैं। 2 अन्य चैनलों में आप देखती हैं कि वो बेनेट से ऊपर हैं। ये फर्क क्यों है और इसका मतलब क्या है? तो सभी पोलस्टर्स अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बात बहुत सारे इजरायलियों को परेशान करती है मेरी राय में, वो है टीवी चैनल्स और दूसरे मीडिया आउटलेट्स जो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। उनके पास ऐसे सारे पोल्स हैं जिनमें दिखाया जाता है कि उनके पोल्स के मुताबिक नेतन्याहू चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स नेतन्याहू के पक्ष में हैं और उनके पोल्स उन्हें विजेता बताते हैं, यानी सब कुछ पक्षपाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि अमेरिकी लोग शायद समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप CNN देखते हैं तो आपको ट्रंप पसंद नहीं होंगे, और अगर आप फॉक्स देखते हैं तो शायद आपको ट्रंप पसंद होंगे, है ना? मुझे लगता है आजकल पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यही हाल है। असली मायने तो सिर्फ चुनाव के दिन जो होता है उसी के है, बाकी सब सैद्धांतिक है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि लेपिड के बहुत कम आंकड़े और ये तथ्य कि बेनेट के आंकड़े भी गिरावट पर थे, मुझे लगता है कि इसने एक नई राजनीतिक हकीकत बना दी, जिससे उन्हें इसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है बेनेट सौदा तभी करना चाहते थे जब उनके आंकड़े गिरने से पहले मोलभाव की ताकत थी, है ना? उसके सर्वेक्षण के आंकड़े, और लेपिड शायद इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे कि उनके आंकड़े ज्यादा बेहतर नहीं होने वाले हैं, और उन्हें एक सौदा करना था और अपनी संपत्तियों का अधिकतम लाभ उठाना था, जो मुख्य रूप से उनका संगठन और वो पैसा है जो वो साथ लाते हैं। अगले हफ्ते हम अन्य पार्टियों पर चर्चा करेंगे, पर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यही थी। मुझे संदेह है कि लेपिड और बेनेट के बीच ये एकता कोई बड़ा बदलाव लाएगी। शायद मैं इसी पर अपनी बात खत्म कर दूं। ये शायद एंटी नेतन्याहू खेमे के अंदर वोटों को प्रभावित कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे वोट लाता है जो सैद्धांतिक रूप से वाम और दक्षिण के बीच झूल रहे हैं, अगर आप इजराइल में ऐसा कह सकते हैं। जो लोग नेतन्याहू को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं, वे अब इस सूची को वोट देने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसका असर एंटी नेतन्याहू खेमे के वोटिंग पैटर्न पर ज्यादा होगा, न कि एक खेमे से दूसरे में वोट ट्रांसफर होगा। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी यही समझ है। सही है। और अगले हफ्ते हम फिर से समझाएंगे कि ये सिस्टम, मान लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्यों अलग है। और जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा भी दूसरे देश हैं, लेकिन हमारे मकसद और इस युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे सिस्टम अलग हैं। इसी वजह से अमेरिकियों को हमारा सिस्टम और इसके काम करने का तरीका समझना कभी-कभी मुश्किल होता है। आप चुनाव जीते या न जीते, ये संयुक्त राज्य अमेरिका जितना स्पष्ट नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। कौन जानता है, जैसा हम हर हफ्ते कहते हैं, इस हफ्ते के अंत में ईरान को लेकर क्या होगा। मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें बात करने के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं, रूथी।